वॉइस चेक कर लो। हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरी डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे के जो सारे बच्चे हैं वो बिल्कुल उनकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर चल रही होगी। और साथ ही साथ क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है तो बार बार जो प्रीलिम्स का रिवीजन है वो भी काफ़ी बेहतर चल रहा होगा। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सारे के सारे बच्चों का मैसेज मैं देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया। चलिए आज देखते हैं कि हमारी इस क्लास में हमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको डिस्कस करना है। तो टोटल 4 आर्टिकल आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहला आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी इन जुडिशरी। तो ये जो आर्टिकल है ये बेस्ड है एक प्राइवेट मेंबर बिल पर। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है पार्लियामेंट में आया, जहां पर ये बोला गया कि भाई हमारी जुडिशरी में जो प्रेजेंटेशन है या सॉरी रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग समुदायों का वो उतना नहीं है। उसको बेसिकली हमें क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, इंक्लूडिंग वुमेन्स। ठीक है, क्योंकि वुमेन अगर देखोगे आज तक कोई भी भारत में कोई भी सीजीआई जो है वो आपकी वुमेन नहीं रही है। 2027 में ऐसा बोला जाता है, बताया जाता है कि जो रो है उसमें अगला जो नंबर है वहां पर वोमेन सीजीआई जो है वो बनेंगी। ठीक है, तो अभी तक वोमेन सीजीआई नहीं बनी है, प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है, तो इसको लेकर काफी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का फिर से, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेकंड आर्टिकल है वो है चीता से संबंधित, और स्पीसीज इन न्यूज में ये बड़ा जो है काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आर्टिकल है, अगला जो आर्टिकल है, ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है प्रिजनर एंड प्रिजन, है ना। मतलब प्रिजनर रिफॉर्म से संबंधित ये आर्टिकल है, क्योंकि रिसेंट में हुआ क्या है, जैसे अगर देखोगे तो भारत में जो प्रिजनर्स की हालत है, जो कैदी हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार है। उसके आधार पर ये आर्टिकल है, इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, स्पेशली गवर्नेंस वाले पार्ट से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिकल है वंदे मातरम। ठीक है, आर्टिकल नहीं, एक्चुअली शशि थरूर जी का लिखा हुआ आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल है, जहां पर वो ये बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो राष्ट्रवाद है ना, यानी कि जो देशभक्ति है, ये राष्ट्रवाद की भावना है, वो अंदर से आती है, वो थोपी नहीं जाती है। और वंदे मातरम की क्या कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस दीज बेसिकली दीज 4 आर्टिकल्स, जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले समय में जब भी आप यूपीएससी की प्रीलिम्स की और मेंस की परीक्षा देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो पीवाईक्यूज है वो भी करेंगे, एंड फाइनली अब मैंने डिसाइड किया है कि जहां तक मेरी एक मैम से बात हुई है वहां पर ये हुआ है कि जो जो हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं वो आपको एक मैम जो है वो करवाएंगी। जल्दी मैं उनका नाम और उनको यहाँ पर चैनल पर आपके सामने इंट्रोड्यूस भी करूंगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये भी रहेगा ताकि आपके जो हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं वो भी बहुत अच्छे से एक साथ हो जाएं। ठीक है, तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिस पर बात की जाएगी। चलिए, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है ये द हिंदू का आर्टिकल है, नीड फॉर डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी। तो इस आर्टिकल को या इस एडिटोरियल को अगर आप गौर से देखोगे, है ना, तो यहां पर एक प्राइवेट मेंबर बिल आया, ठीक है, और एक डीएम के सांसद हैं, पी विल्सन करके उनका नाम है। तो वो एक रिसेंट में क्या लेके आए हैं, आपका एक बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर बिल, जो ये बताता है कि कैसे भी करके आपको क्या करना है कि हमें हमारी जुडिशरी में डाइवर्सिटी को बढ़ाना है, हमारी जुडिशरी में समाज के हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए, उसकी ये बात करता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने बात यहाँ पर एनजीएसी की भी की है, कॉलेजियम सिस्टम की भी की है, लेकिन मैंने अब उसको कई बार आपको बताया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि उस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। बट हाँ, कुछ डेटा के साथ मैं आपको कुछ चीजें प्रूफ करना चाहूंगा या कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट जजेस में 2018 से 22 के बीच जो जजेस हैं,
जजेस की संख्या अगर आप देखोगे तो सर्विसेज में कितने हैं, 211, टोटल 424 जनरल कैटेगरी से आते हैं, जबकि ओबीसी से जो है मात्र 57% आते हैं, 57 आते हैं, मतलब टोटल 79% जो है वो कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली डेटा है आपका। अगर नॉर्मली जजेस को देखें कि कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी से सॉरी कम्युनिटीज से कौन कौन से जजेस आते हैं, कितने परसेंट जो है जजेस आते हैं, कितने परसेंट व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप यहां पर पाएंगे कि जो बेसिकली 79% जो है जनरल कैटेगरी से है, और शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो ये केवल 1.3% और 2.8% के करीब है। और वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये लगभग लगभग कितना है, 11% है। ठीक है, अगेन जो आर्टिकल है उसका डिस्कशन ही यही है कि जुडिशरी में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो समाज के हर वर्ग का, चाहे वो एससी समाज से है, एसटी समाज से है, ओबीसी समाज से है, या कोई महिला है, ठीक है, तो बेसिकली उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व जो है हमें धीरे धीरे करके बढ़ाना है, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए किसी का भी। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो वुमेन की मैं अगर बात करूं तो भारत में अभी तक एक भी महिला आज तक कोई भी सीजीआई नहीं रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आज तक केवल और केवल कौन रहे हैं, पुरुष रहे हैं, महिलाएं, ठीक है, ठीक है, महिलाएं जो हैं अगर आप देखोगे तो एक भी महिला ऐसी नहीं है जो आज तक सीजीआई रही हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो नहीं रहे। तो इससे ये भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें हमारी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी उतना नहीं है। ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन को हमें बढ़ाना चाहिए, और इसमें कुछ भी गलत मुझे दिखाई नहीं देता है कि जहां पर महिलाओं के उत्थान की बात हो रही हो, जहां पर बात हो रही हो समाज के हर वर्ग के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही हो, तो इसमें दूर दूर तक कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, वहीं ये भी बोला गया कि भाई जैसे पहले ये डेटा देख लेते हैं कि वुमेन इन डिफरेंट हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में 13/55, 7 बॉम्बे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में 6 वुमेन जो है आपको देखने को मिलेंगे, आफ्टर 91 के अराउंड, 91 में से 6 वुमेन देखने को मिलेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में 6। ठीक है, और आज तक कोई भी सीजीआई जो नहीं रही है। स्टेट बार काउंसिल में केवल 2% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नो वुमेन मेंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रेजेंटेशन अगर देखोगे महिलाओं का तो उस स्तर का नहीं है। और इसमें एक बात और की गई है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूं, दैट इज कि भाई जो निजी विधेयक है उसमें ये बोला हुआ है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाए। कॉलेजियम की सिफारिश पर 90 दिनों के में सरकार जो है उस पर निर्णय ले। और क्षेत्रीय पीठ जो है, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ जो है वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी हो। क्यों? क्योंकि दिल्ली बहुत महंगा है, हर कोई यहां तक उसकी रीच नहीं है, अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है लोगों की। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य के तौर पर अगर हम देखें और न्याय हमें सुनिश्चित करना है, ठीक है, घर घर तक अगर हमें न्याय पहुंचाना है तो एक्सेसिबिलिटी कोर्ट की जो है उस पर्टिकुलर एरिया तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को कोर्ट तक चलकर आना पड़ रहा है, कोर्ट को लोगों तक चलकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि दिल्ली के अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई ऐसे क्षेत्रों में भी आप क्या करिए, इसकी अलग अलग जो पीठें हैं, क्षेत्रीय पीठें हैं, वो भी आप बनाइए, ताकि ताकि जो न्याय है वो सारे के सारे लोगों तक पहुंचे। अब आप सोचिए कि कितने लोग न्याय से वंचित रह जाते होंगे केवल इस आधार पर कि वो दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली में रहकर एक वकील नहीं कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी उस लेवल की नहीं है। ठीक है, तो ये मेन जो है मुकदमा है। ठीक है, मेन इशू ये है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में है तो आम नागरिकों के लिए आना कठिन है और बहुत महंगा है, और न्याय तक पहुंच आसान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि न्याय तक पहुंच ही आसान नहीं हो रही, हर चीज के लिए आपको दिल्ली आना पड़ रहा है। ठीक है, और उस पर बहुत ज्यादा खर्च कम होना चाहिए, और ये क्षेत्रीय पीठ अगर बनेंगी तो क्षेत्रीय संतुलन भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीजें एक तो याद रखिएगा, संवैधानिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों की सुनवाई क्षेत्रीय पीठों में होनी चाहिए। ठीक है, जो मेन संवैधानिक मामले उनको छोड़कर बाकी मामलों पर सुनवाई क्षेत्रीय पीठ करे। अब देखो, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपसे सवाल पूछ सकता है, बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि क्या आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, क्या आपका इस पर मत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो यस, मेन चीजें इसमें यही थी। हाँ, वुमेन का जुडिशरी में कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है
हमें यहाँ पर करनी थी। एक सेकंड, और क्या चीजें मैं इसमें ऐड कर सकता हूं? हाँ जी, दो चीजों पर और बात की है लेखक ने, वो भी मैं आपको बता देता हूं पैरेलली। एक इन्होंने बोला है कि जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है ना, एक आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है, ऐसे लिख देते हैं इसको, है ना, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें एक तो पारदर्शिता की बड़ी कमी है, पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ठीक है, मानोगे कि नहीं मानोगे इस बात को? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यहां पर भाई भतीजावाद बहुत है। ठीक है, कि भाई जो अपने साथ वाले हैं उनको ही प्रमोट करना है, कॉलेजियम पर कोई आप क्वेश्चन मार्क तो उठा ही नहीं सकते हैं कि भाई कैसे आपने इसको बेसिकली सिलेक्ट किया है, कैसे नहीं किया, ऐसा तो कुछ ऐसा हो देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखते हो तो विविधता में बड़ी कमी है, या सामाजिक विविधता का अभाव है, सामाजिक विविधता का अभाव। इसी को हमें क्या करना है, पूरे तरीके से चेंज करना है। तो ऐसे में वो आगे की राह क्या बताते हैं, मतलब आगे की राह मतलब यहां पर हमें वे फॉरवर्ड बताना है आपको। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले कि हमें जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम में, ठीक है, कॉलेजियम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम जो है या कॉलेजियम प्रक्रिया में हमें क्या करनी है, हमें पारदर्शिता लानी है, पारदर्शिता लानी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहां पर हमें विविधता लानी है। विविधता मतलब हर समाज का रिप्रेजेंटेशन जो है, समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एनजेएससी जैसे मॉडल पर भी विचार करना चाहिए, ताकि कॉलेजियम जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अपारदर्शी सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं एनजेएससी अगर आ जाएगा तो वो बेटर रहेगा। हालांकि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि यहां पर क्षेत्रीय पीठ जो है, क्षेत्रीय पीठ स्थापित कर की जाए, और इस स्थापना से होगा क्या कि न्याय जो है वो पहुंचेगा लोगों तक। ऐसा नहीं है कि लोग जुडिशरी तक पहुंच रहे हैं, और वो आसान पहुंच भी नहीं है, महंगा है, खर्च बहुत ज्यादा है, ठीक है, बार बार दिल्ली आना पड़ रहा है। तो अब ऐसा होगा कि चार बड़े बड़े जो महानगर हैं वहां पर अगर ये क्षेत्रीय पीठ बन जाती है, तब एक्सेसिबिलिटी कोर्ट तक थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो इससे होगा क्या कि न्याय में संवेदनशीलता बढ़ेगी। दूसरा, लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लोकतांत्रिक वैधता इससे बहुत ज्यादा मजबूत होगी, और लोगों तक जो है वो आपकी बात जो है, या लोगों तक जो है आपका न्याय जो है वो सुनिश्चित हो सकेगा, और निर्णय बहुत ज्यादा अधिक समावेशी हो सकते हैं। इसलिए हमें ये सारे के सारे निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। ये सोशल एंगल है, या सोशल जुडिशियल एंगल है, या एक आपका देखें तो न्यायिक एंगल है, किस चीज का? इंक्लूसिव ग्रोथ का। ठीक है, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहां पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो लाइव देख रहे हैं, आई होप ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यस एवरीवन, क्या ये क्लियर है आर्टिकल? हाँ जी, क्लियर है ना? ठीक, चलो दूसरा आर्टिकल जिस पे हमें चर्चा करनी है, दैट इज चीता। साउथ अफ्रीकन चीता गिव बर्थ टू 3 क्यूब्स इन क्यूनो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आप लोगों से यही है कि कूनो नेशनल पार्क कहां पर है। सबसे पहला सवाल तो मुझे आपसे यही पूछना है। दूसरा मुझे पूछना है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में आते हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में आते हैं, ये आपसे पूछना है। ठीक है, तो आप मुझसे कहेंगे अच्छा एग्जाम आंसर्स आने शुरू हो गए और सब बच्चे कह रहे हैं कि देखो एमपी में है और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, एमपी में ही है। ठीक है,
एमपी में ही है, ठीक है। तो चलिए चीता के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चीता का जो कॉमन नेम है यहाँ पर आपको देखो, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है, मैमल टाइप है, कार्निवोरस है, ठीक है, कार्निवोर है, 14 साल की इसकी एवरेज लाइफ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इतने फिट, इतना टॉल है ना, इससे इसमें से कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। ये रेंजेस हैं कुछ चीता की, ठीक है। इंडिया में तो जो चीता है वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था, तो हमने तो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया है दोबारा से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चीता को अगर देखोगे तो ये आपका कहाँ पर है, शेड्यूल 1 में आता है 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। होम्स ऑफ चीता, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो राजस्थान के शाहगढ़ में, ठीक है, यहां पर कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है, और नौरादेही मध्य प्रदेश में, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये 3 ऐसी पोटेंशियल सेंचुरीज हैं जहां पर जो चीता की पॉपुलेशन है वो रह सकती है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी कंडीशंस चीताओं के अकॉर्डिंग हैं, तो चीता यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो चीता के बारे में, तो 3 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। चीता जो है आपको बेसिकली 18 बर्थ टू 18 मंथ कैसा होता है, क्यूब यानी कि छोटा बच्चा, फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, एडोलसेंस हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो अपनी एडल्ट लाइफ जीता है, ठीक है, 24 मंथ तक। इनका जो गैस्टेशन पीरियड है वो कितने के दिन का होता है, 93 डेज का। तो याद रखिएगा कितने दिन का होता है, 93 डेज का गैस्टेशन जो है पीरियड वो होता है, ठीक है। एक बार में 1 से लेकर 2 और अप टू 6 क्यूब्स को जो है वो जो आपकी फीमेल चीता है वो क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कहां कहां पर, ठीक है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, कहां पर है, एमपी में, एमपी के हैं ये। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुरा है, पन्ना है, वन विहार है, माधव है, संजय दुबरी है, कूनो नेशनल पार्क जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पर हैं, ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे, कहां पर, ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको एमपी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है कि क्या कूनो राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कूनो राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है कि ये कहां पर है, एमपी में है। क्या गिर जो है वो राजस्थान गुजरात में है, तो ये बात सही है, क्योंकि ये एशियाटिक लाइन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कंचनजंगा क्या सिक्किम में है, तो ये बात भी सही है कि कंचनजंगा जो है वो कहां पर है, सिक्किम में है, ठीक है, कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। गलत पूछा हुआ है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्या पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी बी कह रहे हैं, आई डोंट नो क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान दिया करो चीजों को समझने में, ठीक है। समझ में आ गया आर्टिकल। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। तो जब हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं, जब हम अगले आर्टिकल की बात करेंगे तो ये आर्टिकल देख फूड टू कॉप्स कंडक्ट कमिश्नर इशू लॉकअप रूल। तो वो क्या है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के द्वारा जो लॉकअप है उसके नए नियम जो है जारी किए गए हैं, और यहां से हम समझेंगे, बेसिकली इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कैदियों के जीवन की दशा क्या है, कैदियों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ओपन जेल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी कमिटीज हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि इसको एक्चुअली क्या करते हैं, बढ़ावा बेसिकली कैदियों के जीवन को या जीवन के जो आर्टिकल 21 उनका है उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आइए बहुत डिटेल से डिस्कस करना है, बहुत डिटेल से डिस्कस करना है, 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है, और इतना महत्वपूर्ण तरीके से चीजों को इसने इतने आसानी से चीजों को समझते हुए जाना है कि गवर्नेंस में कल को कैदियों के ऊपर यानी कि प्रिजनर या प्रिजनर रिफॉर्म के ऊपर कोई भी सवाल आए तो आप उसको बहुत आसानी से करके लेके चले जाएं, ठीक है। आर यू रेडी। तो सबसे पहले आप देखेंगे एनसीआरबी का एक डेटा जहां पर प्रिजनर स्टेटिक इंडिया 2023 की एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में ये बोला कि जो टोटल कैदी हैं उनमें से 73.5% पर तो अंडर ट्रायल ही चल रहा है अभी तक, मतलब मुकदमा ही चल रहा है उनके ऊपर, और कोई मतलब दोष सिद्ध कैदी अपेक्षाकृत कम है, केवल केवल अंडर ट्रायल चल रहा है। तो ये जो डेटा ये बड़ा ऑथेंटिक डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि 73% लोगों पर अभी अंडर ट्रायल चल रहा है,
और अंडर अंडर ट्रायल चलते चलते ये लोग कई वर्षों की सजा या कई वर्षों तक जेल में रह जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जब सजा मिलती है उससे कई वर्ष पहले तक, मान लो 10-10 साल तक क्या करते हैं, जेल की सजा भुगतते हैं, और 10 साल बाद पता लगता है कि ये व्यक्ति तो रिहा हो गया, बरी हो गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति का इतना महत्वपूर्ण क्षण, उस व्यक्ति के 10 साल, क्या कोई भी कोर्ट लौटा सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति जो है उसको क्या वापस लौटा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो हमें सबसे बड़ा इशू ये देखने को मिलता है। दूसरा, जेलों में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है। मुझे नहीं पता कि आप लोग गए हो नहीं गए हो कभी देखने के लिए, है ना, बट हाँ, अगर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक बैरेक है, उस बैरेक में मुश्किल से 5 लोगों के रहने की जगह है और वहां पर 15 लोग रह रहे हैं उस बैरेक में, और साफ सफाई से लेकर जो एकदम सैनिटेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ही खस्ता हालत है। तो राष्ट्रीय औसत अधिभोग दर, मतलब ओवर क्राउडिंग जो है, भीड़ भाड़ 120.8%, मतलब जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है। ठीक है, दिल्ली में देखो 200% दुगनी क्षमता से अधिक है। एक बैरक में इतने लोगों को रहना चाहिए, एक जेल में इतने लोगों को रहना चाहिए, उससे 2 गुना जो है लोग वहां पर भरे हुए हैं। इसके बाद स्टाफ की बड़ी कमी है। कुल स्वीकृत पदों में से 32% पद तो खाली हैं। सुरक्षा, निगरानी, पुनर्वास प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षण की कमी है। केवल जेल स्टाफ 2023 में रिफ्रेशर, विशेष प्रशिक्षण जो है मिला है 20%, जो है 20% स्टाफ को ही प्रशिक्षण मिला है, यानी कि ट्रेनिंग मिली है। महिला बंदियों की जो स्थिति है वो काफी खराब है। पूरे देश में केवल 35 महिला जेलें हैं, जिसमें से 21,500 प्लस महिला कैदियों के लिए सीमित व्यवस्था है। 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग महिलाएं जेल नहीं है। ठीक है, तो अपराध में तो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। अपराध का कोई जेंडर होता है क्या कभी? अगर आपसे कोई पूछे कि अपराध का कोई जेंडर होता है तो ऑफ कोर्स नॉट, है ना, अपराध का कोई जेंडर थोड़ी होता है। अपराध महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। अभी एक महिला ने अपने पति को लपेट दिया और नीले ड्रम में बंद करके और एकदम बिल्कुल दफना दिया, या कहीं अपने देखें तो घर में ही नीचे लगा दिया, है ना, ठिकाने लगा दिया। तो अपराध तो कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं। दिल्ली रेप केस देखिए, है ना, तो कोई मतलब एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं लोग जमीनी विवाद को लेकर। तो अपराध तो कोई भी कर सकता है, कोई भी अपने पति को निपटा सकता है ना। भाई दहेज को लेकर लड़ाई हो गई तो निपटा दिया एक दूसरे को, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो महिला बंदियों की स्थिति जो है वो काफी खराब है, क्योंकि देखो आर्टिकल 21 तो इनका भी है। मान लो किसी कृत्य की वजह से कोई जेल चला गया, क्या वो इंसान नहीं रहा? पहली बात, क्या उसके आर्टिकल खत्म, सारे के सारे जो मानव अधिकार हैं वो खत्म हो गए? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या उसका आर्टिकल 21 अब नहीं रहा है क्या? ऐसा कहीं संविधान में प्रावधान है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखा उसको उस नजरों से जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। पुनर्वास प्रयास कमजोर है। लगभग 2245 दोषसिद्ध कैदियों का पुनर्वास किया गया। ठीक है, और क्या इश्यूज है? भीड़ भाड़, क्षमता, अंडर ट्रायल, ये सब मैंने यहां पर आपको बता दिया। कस्टोडियल डेथ का एक बहुत बड़ा मैटर जो है वो भी सामने आता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो एनएचआरसी का जो डेटा है वो ये कहता है, एक सेकंड में डेटा जो है आपको वही बता रहा हूं। मेन एनएचआरसी का डेटा क्या कहता है? हाँ जी, 1850 से अधिक 2020 से लेकर 21 तक एनएचआरसी का ह्यूमन राइट कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो कहता है कि लगभग 1850 कैदियों की जो डेथ है वो कहां पर हुई है? कस्टोडियल डेथ। तो ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है क्या? दिव्यांग जो होते हैं, जो आपके बेसिकली कैदियों की जो है उपेक्षा की गई, मतलब उसमें बेसिकली 2018 में जेलों में ऑडिट में व्हील चेयर जो है अनुपलब्ध थी। 2018 में दिल्ली की जेल का ऑडिट किया गया था। इस ऑडिट में पता लगा कि जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग महिला पुरुष जो भी हैं, उनके लिए व्हील चेयर नहीं है। व्हील चेयर है तो वो खराब है, शौचालय की व्यवस्था उतनी नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मैनुअल, जेल मैनुअल अगर आप देखोगे तो वो बनाया हुआ है भारत में। ठीक है, जेल मैनुअल, सारी की सारी चीजें, अधिकार सब कुछ उनको मिला हुआ है। नेल्सन मंडेला रूल 2015 में उचित सुविधाओं का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस याद रखो जो कि आपको लिखने में काफी काम आएंगे। ठीक है, पहला पहला सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। पहला,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेलों में भीड़ भाड़ की समस्या के समाधान के लिए ओपन प्रिजन, खुली जेल के एक प्रभावी विकल्प है। तो खुली जेल किसने सबसे पहले शुरू किया? राजस्थान। तो यहां पर क्या होता है कि पूरी तरीके से उतनी पाबंदी नहीं होती, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाने की आपको चार दीवारी नहीं करनी पड़ती। कैदियों को बेसिकली आपको ताला बंद रख के नहीं रखा जाता, तो कैदियों को ले जाया जाता है, कैदियों से पर्टिकुलरली काम करवाया जाता है, उनकी जियो टैगिंग होती है ताकि वो भाग ना जाए, समाज के बीच वो रहते हैं, परिवार के बीच वो रहते हैं, वापस शाम को उस बैरेक में जो है वहां पर उनको वापस ले आया जाता है। तो ओपन प्रिजन, खुली जेल का एक प्रभावी विकल्प है ताकि एक व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। ये ज्यादा मानव अधिकारों के ज्यादा बेसिकली करीब भी है, देखा जाए तो आर्टिकल 21 के करीब है। ठीक है। दूसरा, खुली जेल में न केवल भीड़ भी कम करती है बल्कि रिहैबिलिटेशन को भी बढ़ावा मिलता है। न्यायालय ने सुधारात्मक न्याय की अवधारणा को बल दिया। ठीक है। इसे दंडात्मक व्यवस्था से सुधारात्मक व्यवस्था की ओर बदलाव जो है देखने को मिलेगा, और सामाजिक पुनर्स्थापन, सोशल री इंटीग्रेशन को प्रोत्साहन भी ये देता है। ठीक है। तो याद रखना कौन सा केस है? सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रहेगा। तो राजस्थान ने पहली बार ओपन जेल का कॉन्सेप्ट भी रखा है। इवन भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो आई थिंक पंजाब का केस है। पंजाब के केस में क्या है कि भाई जो पुरुष हैं और जो बेसिकली उनके घर परिवार वाले लोग हैं, ठीक है, जो शादीशुदा पुरुष है तो उनकी जो वाइफ है उनसे मिलने आ सकती है, वो एक साथ क्वालिटी टाइम जो है वो 2 से 3 घंटे का, जो भी महीने में या हफ्ते में जो भी उनका एक बेसिकली प्रोसेस है, जो भी मैनुअल रहा है, तो अपने वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम जो है बिता सकते हैं। ये तक प्रावधान है। तो मानव अधिकारों में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कि मानव की हर जरूरतों का, हर अधिकार का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये रखा गया है। तो भाई अब उनके परिवार वाले आते हैं, मान लो किसी का पति जेल में है, तो वो मान लो उससे मिलने गई, तो भैया बैठ के 2-3 घंटे अपना क्वालिटी टाइम जो है साथ अच्छे से स्पेंड कर लिया। ठीक है। चलो, उसके बाद हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। मतलब आप सोचिए कि स्पीडी ट्रायल जो है, ठीक है, ठीक है, स्पीडी ट्रायल जो है वो आपका आर्टिकल 21 का अधिकार है। अब ये सोचो, जिनका ट्रायल चल रहा है 10-10 साल से, ऐसे कितने लोग हैं भाई? 75% लोग ऐसे हैं जिनका कई कई सालों से ट्रायल चल रहा है। इसका मतलब उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। इसका मतलब उनके फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। इस निर्णय के बाद हजारों अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया। न्यायिक देरी को मानवाधिकार उल्लंघन माना गया। जेल सुधार, अंडर ट्रायल समस्या पर राष्ट्रीय बहस भी भारत में शुरू हुई थी इस टाइम पर। ठीक है, तो ये 2 केसेस हैं, याद रखना है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कारावास और हिरासत के 3 सिद्धांत दिए। अब ये सॉल्यूशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट यहां किसकी बात कर रहा है? अब सॉल्यूशन की बात कर रहा है, याद रखिएगा। पहला, कैदी गैर व्यक्ति नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को अगर जेल हो गई है तो वो ऐसा नहीं है कि उसको गैर व्यक्ति नहीं है, आर्टिकल 21 है, उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी फंडामेंटल राइट अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, मानव अधिकार का अधिकार बना रहता है। अनावश्यक पीड़ा जो है किसी भी व्यक्ति को देना, उसका कोई भी औचित्य नहीं है। ये 3 सिद्धांत किसने दिए? सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ही एक कमेटी बनाई गई, ए एन मुल्ला समिति सिफारिश, ए एन मुल्ला समिति। इस समिति ने क्या किया? क्या हम समझे नहीं कि क्या ओपन प्रिजन सभी कैदियों के लिए नहीं, सभी कैदियों के लिए, खूंखार भी होते हैं कुछ कैदी, उनके लिए नहीं है। तो मान लो टोटली डिपेंड करता है कि ये किस लेवल का अपराध आपने किया। मेरा तो ऐसा मानना है ऐसा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एमएन मुल्ला समिति ने कुछ सिफारिशें की कैदियों के जीवन को लेकर या कैदियों से संबंधित। तो पहला, इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस नामक अखिल भारतीय सेवा का गठन करना चाहिए, अलग से, जो केवल और केवल इस चीज पर ध्यान दे। ठीक है। दूसरा, आफ्टर केयर, पुनर्वास, प्रोबेशन को जेल सेवा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। प्रेस और आम जनता को समय समय पर जेलों में प्रवेश की अनुमति हो, ताकि एग्जैक्ट आइडिया पता लग पाए कि
हमें ये पता लगे कि क्या जेल के जो कैदी हैं वो बहुत ही अच्छे कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ये हमें पता लग पाए वहां से। ठीक है, जैसे जो प्रिजनर हैं, जो हमारे जो इंडिपेंडेंट, जैसे आप सोचिए कि भगत सिंह के साथ, है ना, सुखदेव के साथ अंग्रेजों ने जेल में कितना बुरा व्यवहार किया। ठीक है, आप समझ ही सकते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मली वो दौर तो नहीं, अब तो लोकतांत्रिक पद्धति है, सबके आर्टिकल 1 है, मानवाधिकार है। तो भाई आम जनता को समय समय पर भाई जेल में प्रवेश होना चाहिए, ताकि रियल स्थिति जो है, रियल पिक्चर जो है वो पता लगती रहे। ठीक है, अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या न्यूनतम की जाए, उन्हें दोष सिद्ध कैदियों से अलग किया जाए। दोष सिद्ध मतलब जो ऑलरेडी ये कि हाँ ये दोषी है, इसको सजा हो रही है। ठीक है, अंडर ट्रायल को अलग किया जाए। ऐसे ही अमिताभ राय समिति है। ठीक है, इसने भी कुछ सिफारिश की थी। तो पहली एएन मुल्ला समिति, दूसरी अमिताभ राय समिति, तीसरा क्या लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट के 3 सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट के 3 सिद्धांत, गैर व्यक्ति नहीं होता, मानवाधिकार होते हैं। गैर व्यक्ति नहीं होता है वो व्यक्ति जो जेल जाता है, ठीक है, उसके भी मानवाधिकार होते हैं। और अनावश्यक पीड़ा देना ये उचित नहीं है, इस बात का कोई औचित्य नहीं है, न ये उचित नहीं है। ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 3 सिद्धांत कह रहे हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति अमिताभ राय जो हैं वो क्या कहते हैं, रॉय, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए। 5 वर्ष से अधिक लंबित मामलों के लिए जो है हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए। निर्णय जो है उस पर जल्दी आए, ट्रायल जो है वो जल्दी हो। ऐसा ना हो कि पता लगे 5 साल बाद कोई व्यक्ति जो है वो हिरासत में था, वो निर्दोष निकला। तो ऐसे में भारतीय जो जुडिशरी है, पूरा का पूरा जो दावेदार है उस प्रशासन पर आना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप किसी की लाइफ के 5 साल छीन लिए, आप किसी की लाइफ के 10 साल छीन लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल अंडर ट्रायल के बाद बरी हुए हैं, आपने उनका पूरा जीवन छीन लिया। अगर देखे तो उनके पास जीने के लिए बचा ही क्या है। ठीक है, इतना अमूल्य जो जीवन है ना, उसमें आपने 20 साल किसी को एक पर्टिकुलर जगह पर रखा, उसको बचा ही क्या उसकी लाइफ में, है ना। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस, बुजुर्ग बीमार कैदियों की अदालत में पेशी हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए। गुजरात के हाईकोर्ट का आप नजारा देखते ही होंगे, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो ही रही है। ठीक है, जैसे विष्णु तिवारी जी निर्दोष थे और बेचारे को जीवन ही समाप्त हो गया। हाँ, ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस है। भारत जैसे 140 करोड़ की जनता है, सौम्य समझ रहे हो, 140 करोड़ की जनता है ना। तो जुडिशरी ओवरबर्डन है ना। न्याय सबको मिल जाए जरूरी नहीं, न्याय हर जगह सुनिश्चित हो रहा है ये जरूरी नहीं। ठीक है, ये आदर्शवादी बातें हैं कि हमें ऐसा करना है, हम ऐसा करेंगे, बट न्याय क्या वास्तव में सबको मिल रहा है? कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रहा है, कोई हाई कोर्ट में लड़ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। आप सोचो राम रहीम के खिलाफ लड़ने में वो महिला कितनी साहसिक होगी कि वो महिला जो है धीरे धीरे करके हाई कोर्ट तक पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, और आज वो जेल के पीछे हैं। जब भी उनको क्या मिल जाती है, बेल मिल जाती है। आसाराम जैसे रेपिस्ट जो दोष सिद्धि है ना, बिल्कुल दोष सिद्ध हो चुका है, रेपिस्ट हैं, उनके बोर्ड लगे हुए करोल बाग में, वारन में। और 14 फरवरी को वो कह रहे हैं कि हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ दिवस मनाएंगे। आप सोचिए उनके बोर्ड लगे हुए हैं यहां पर। तो ये अपने आप में ही कितना शर्मनाक है। हमारा समाज मुझे लग रहा है कि सो गया है। ठीक है, उनकी अंतरात्मा, जो क्वेश्चन जो पूछने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। मैं इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं या बता रहा हूं क्योंकि ये पोस्टर कहीं किसी गांव, दूर दराज के गांव में लगे होते जहां पर लिटरेसी नहीं है, रोजगार उतना नहीं है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, लोगों के पास उतना एजुकेशन नहीं है, तो मैं समझ सकता था। लेकिन भारत की राजधानी में, है ना, और ऐसी जगह जहां पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एजुकेशन हब है पूरे तरीके से, जहां पर भारत के कोने कोने से बच्चे आते हैं और यहां पर पढ़ते हैं, और यहां पर पोस्टर लगे हुए हैं कि मातृ पितृ दिवस जो है वो हमें मनाना है, और वो एक मतलब दोष सिद्ध रेपिस्ट हैं।
आप समझ रहे हो, जेल में हैं, आप समझ रहे हो, ये हालत बुरी है। समाज कहीं जा, मतलब मुझे लग रहा है कि शारीरिक रूप से समाज जो है वो केवल जिंदा है, मानसिक रूप से जो समाज है वो रील देखने में बिजी है। तो इस टाइप के अगर कोई पोस्टर भी लगा रहा है, इस टाइप का कोई बोर्ड टांग रहा है ऐसी जगह, तो इसका विरोध भी नहीं होता है, ये और ज्यादा दुखदाई बात है। ठीक है, महिला जेलों की स्थापना, महिला कैदियों हेतु चिकित्सा बोर्ड तथा ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कल्याण योजनाएं। ठीक है, अंडर ट्रायल दोषित प्रथम अपराधियों को अलग कर रखने की अनिवार्य व्यवस्था, ताकि हिंसा रोक सके या हिंसा रोकने हेतु ऐसा हो सके। ठीक है, ठीक है, हाँ तो हाँ वही तो। और आज कुछ भी एक महिला किसी एक पर्टिकुलर इलाके में कुछ कर दे किसी व्यक्ति के साथ, आप देखो पूरे नेशनल न्यूज बन जाएगी कि एक महिला ने एक लड़के को ऐसे मार दिया। अरे भाई, मतलब तुरंत एकदम जाग जाते हो, तो इन मुद्दों पे भी जागा करो, है ना। धर्म, जाति, इन मुद्दों से हटकर रोजगार की भी बात कर लो, गरीबी की भी बात कर लो। भारत में एआई समिट करवा रहे हो तो इसकी भी बात कर लो कि एआई समिट में आपने क्या ऐसा यूनिक दिया है जो वर्ल्ड के पास नहीं है, इस चीज की बात कर लो, है ना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से फुर्सत नहीं मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती करवा ली है भारत ने। अगर देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती है वो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो करा है वो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती है भारत की, है ना। लेकिन लेकिन बस हम तो रील बनाएंगे, कुछ यूनिक बनाएंगे, तो वो वहां पर आएगा नहीं, है ना। तो ऐसा ही कुछ यूनिक हमें दिखा नहीं, तो भाई ये एआई समिट करा के बेइज्जती करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहले लोगों का माइंडसेट तो साइंटिफिक हो, पहले लोगों का माइंडसेट भी तो रीजनेबल हो। जो लोग केवल अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा बताने में लगे हुए हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, अपने बेसिकली कुल के नाम पर, है ना। तो उन लोगों का भला कैसे हो सकता है, उस देश का भला कैसे हो सकता है, उस समाज का कैसे भला हो सकता है। तो मानसिक रूप से तो वो प्रिमिटिव है, पिछड़े हुए हैं बिल्कुल, है ना। भाई याद रखना, आदमी जो है या जो समाज जो है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाने से बेहतर नहीं हो जाता है। समाज जो है कम इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर सोच रखने वाला समाज जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, कि बेहतर सोच है, जहां पर औरतें जो हैं आजाद हैं, जहां पर औरतों को आगे किया जाता है, जहां पर महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, जहां पर बेसिकली हर टाइप के जो आपके जेंडर है उनकी इक्वलिटी की बात की जाती है, किसी जाति व्यवस्था के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर किसी को हीन भावना से नहीं देखा जाता है। ऐसे समाज में कम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, तब भी वो देश, वो समाज वैसे ही आगे चला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कल बाद में हो जाएगा। देश की एकता अखंडता सुनिश्चित, ये कानूनी रूप से तो है, लेकिन लोगों में भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो डाइवर्सिटी है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस टाइप के इश्यूज को कौन फेस करेगा, है ना। भारत में बेरोजगारी की बात कौन करेगा, भारत में गरीबी की बात कौन करेगा, भारत में जो युवा जो घूम रहे हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन एक्चुअल डेटा क्या है बेरोजगारी का वो कौन बताएगा, है ना। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में जो बुरा हाल है उसकी बात कौन करेगा, है ना। तो ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी। चलिए, ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है शशि थरूर साहब का, और शशि थरूर साहब इसमें बहुत शानदार शानदार बात कहते हैं, मजा आ जाता है। ठीक है, शशि थरूर साहब का ये जो एडिटोरियल है इस बात पर है कि जो वंदे मातरम, रिसेंट में क्या हुआ है कि जो भारत सरकार है उसने वंदे मातरम के 6 छंदों को अनिवार्य कर दिया है, जबकि केवल पहले 2 छंद ऐसे थे जिन पर बेसिकली सबकी सहमति थी, और 4 छंद ऐसे थे जिनको हटाया गया था। उन 2 छंदों पर वंदे मातरम में सबकी सहमति थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, मतलब बेसिकली राजनीतिक रूप से अगर आप देखोगे तो इन्होंने 6 के 6 छंद जो हैं उनको अलाउ कर दिया है। जैसे 6 छंद में कौन से, अब इसमें क्या है, धर्म, बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्योंकि इस पे जो जिन्ना है उसका भी बेसिकली इसका ये था कि नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उसको गाने से मना करते हैं या बोलने से मना करते हैं।
जन गण मन में भी एक केस ऐसा हुआ था जहां पर एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ने जन गण मन गाने से मना कर दिया था, लेकिन वो सावधानी पूर्वक तरीके से सम्मानित रूप से खड़ा रहा था। वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई गाना जरूरी नहीं है, खड़ा हो जाए वही बहुत है, ठीक है। तो छंद 3 जो है वो इस तरीके का है जिस पर लोगों को आपत्ति है कि वंदे मातरम तुम ही विद्या तुम ही धर्म तुम ही हृदय तुम ही मर्म, ठीक है। अब इसमें देखोगे यहां पर वंदे मातरम, यहां पर बात हो रही है बेसिकली भक्ति की, शक्ति की, मंदिर मंदिर की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है बेसिकली देवी दुर्गा की बात हो रही है। तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जबरदस्ती इस ओर धकेला जा रहा है। तो यहां पर इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल जो है मचा हुआ है। ऐसे में शशि थरूर साहब जो हैं वो इस एडिटोरियल के माध्यम से वो ये कहते हैं कि हमें किसी पर भी, कोई भी जो राष्ट्रवाद, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, संवैधानिक मूल्यों के बीच पर संतुलन हमें बनाना चाहिए और हमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति पर ऐसी चीजें नहीं थोपनी चाहिए जहां पर उनको किसी भी प्रकार से कुछ भी, मतलब मान लो कि देखो आर्टिकल 21 मेरा है, तो जितने भी क्लास लोग ये लाइव देख रहे हैं आर्टिकल 21 आपका भी है। मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मेरा धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, तो आप लोगों का जो भी धर्म होगा XYZ, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैन धर्म से आते हो, बौद्ध धर्म से आते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी भी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो मुझे उस धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें ये करना है तो करो वरना मत करो, अनिवार्यता नहीं थोपी जानी चाहिए। ऐसे में जो शशि थरूर साहब वो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद तब मजबूत होता है जब असहमति रखने वाले, है ना, असहमति रखने वाले और मौन रहने वालों को भी स्थान दिया जाता है देश में, है ना। मतलब असहमति मतलब कि कोई एक बात आपने कही, उस बात पर हमारी पूरी तरीके से असहमति है भाई, ठीक है। या फिर आपने कहा कि भाई हम मौन रहने वालों, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन दिया था अभी यहां पर, एक सेकंड, हाँ जी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि देखो जन गण मन नहीं गाया तो मौन रहने वालों को और असहमति रहने वालों को राष्ट्रवाद जब मजबूत होता है तब इन दोनों को स्थान मिले। और किसी भी नागरिक के लिए वंदे मातरम गाना किसी भी प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। सच्चा देश प्रेमी स्वेच्छा से आता है, जो सच्चा देश प्रेम है वो स्वेच्छा से आता है, ना कि कानूनी दबाव से। आपको मैं चाहूं, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको IAS बना दूंगा, ऐसा बोल दूं, है ना। तो जब आपकी इच्छा ही नहीं है तो कोई आपको IAS बना देगा क्या, है ना। और कोई वैसे भी नहीं बना सकता है, अगर वो कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब तक अंदर से इच्छा नहीं है, मेरा जो देश प्रेम है ना, वो किसी के कहने से, मान लो सिंपल सी बात है, पिताजी जो हैं एक बच्चे को बहुत दबा कर रखते हैं और एक बच्चे को बहुत ज्यादा छूट देते हैं, तो प्यार कौन करेगा उनसे? वो व्यक्ति या वो बच्चा करेगा जिनको बहुत ज्यादा छूट देते हैं, लिबरल रहते हैं, और जिसको सुबह उठते ही दो रैपट देते हैं, शाम को सोते वक्त 2 रैपट देते हैं, दिन में दोपहर को शाम तक डोज चलती है और एकदम डरा के रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं, 8 बजे सो जाना है, एकदम बिल्कुल कानून व्यवस्था जो है वो बनाई हुई है। तो वहां पर वो कैसा प्रेम रह जाएगा? कुछ ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया थोड़ी है जो हर चीज थोप देंगे, लोकतांत्रिक देश है भाई, है ना। तो देश प्रेम की इच्छा अंदर से आती है ना। जब पुलवामा जैसी घटना होती है तो देश एक सूत्र में बन जाता है। कोई भी व्यक्ति, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कभी भी धर्म और जाति और ये सब की कोई बात नहीं होती। जब हम एज अ जो है इंडियन लड़ रहे होते हैं पाकिस्तान से, जब मैच हो रहा होता है, जब हम बात करते हैं पुलवामा जैसे केस की, है ना, तो उसमें पूरा जो है जाति धर्म कोई किसी से नहीं पूछता है, वो देश का जवान होता है, सारे के सारे जो देशवासी वो एक साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आंदोलन में केवल एक धर्म के व्यक्ति जाते हैं या एक जाति के व्यक्ति जाते हैं, सारे के सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होता है, सारे के सारे लोग भारतीय होते हैं। कोई आज तक आपसे आपका धर्म पूछा होगा, जाति पूछा होगा, नेशनलिटी कहीं नहीं पूछेगा, क्योंकि इनको पता है भारतीय है, ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि देश प्रेमी जो है या देश प्रेम जो है वो व्यक्ति के अंदर स्वेच्छा से आता है, एक वॉलंटरी है वो, अगर देखा जाए तो वो किसी के थोपने से या कानूनी दबाव से बिल्कुल नहीं आता है।
और मुस्लिम समुदाय को इससे आपत्ति है। क्यों? क्योंकि छंद 3, 4, 5, 6 में हिंदू देवी प्रतीकों का उल्लेख है, तो इसको कुछ धार्मिक संप्रदाय को अगर इससे आपत्ति है तो उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। जैसे अब शशि थरूर साहब एक एग्जाम्पल देते हैं केस का। जैसे मतलब अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल 19, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है 25, और 51 है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता की लड़ाई भी है। तो एक केस इन्होंने बताया कि एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो यहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है, केस ये था कि 3 छात्रों ने धार्मिक आधार पर, इस केस में क्या हुआ था कि 3 छात्रों ने धार्मिक आधार पर राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया, लेकिन सम्मान पूर्वक तरीके से खड़े रहे। अब यह केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि व्यक्ति जो है सम्मान पूर्वक तरीके से खड़ा है जनगण मन पे, तो यह रहना भी अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, गाना गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत यह संरक्षित है कि कोई व्यक्ति अगर ये गाना किसी पर किसी भी प्रकार की अनिवार्यता आप नहीं थोप सकते। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये केस वर्तमान में जो व्यवस्था बनाई है कि वंदे मातरम की अनिवार्यता है उसके खिलाफ है। मतलब बेसिकली वो खिलाफ है मामला इस तरीके से, है ना। बिल्कुल जबरदस्ती आपसे कोई क्या ही काम करवा लेगा, है ना। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एक याद रखना कि जो देशभक्ति है, देशभक्ति जो है वो थोपने से कमजोर होती है, थोपने से कमजोर होती है। देशभक्ति थोपने से कमजोर होती है। स्वैच्छिक सम्मान है, राष्ट्रवाद का बल स्वैच्छिक सम्मान है। कानूनी बाध्यता से औपचारिक देशभक्ति पैदा हो सकती है, वो वाली देशभक्ति पैदा नहीं हो सकती जो बेसिकली व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा बहुलवाद। बहुलवाद बहुलवाद पहचान है भारत की। डाइवर्सिटी जो है वो भारत की पहचान है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक है, हमें व्यक्ति की अंतरात्मा का भी सम्मान करना चाहिए, ये शशि थरूर साहब कहते हैं। मेन तर्क ये देते हैं, कुछ नागरिक धार्मिक या वैचारिक कारणों से असहज हो सकते हैं, जब तक वे अनादर ना करें तो उन्हें किसी भी टाइप से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि जब तक वो किसी भी टाइप से अनादर ना कर दें, भाई सारी चीज सम्मान पूर्वक तरीके से करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा राज्य को ऐसे मामलों में अति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरफेयर राज्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्य की छवि कैसी है, सेकुलर है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर समुदाय, उसके खिलाफ जो है वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए ये वाली बात आपको याद रखनी है। हाँ, एक बच्ची है अभी जो एकदम बिल्कुल पूरे तरीके से बागी टाइप की सी हो गई है काफी, है ना। आजकल इसके लेख में पढ़ रहा हूँ इंस्टाग्राम वाले, तो काफी ऐसे एकदम बिल्कुल कभी तो बाइज्ड दिखते हैं, कभी न्यूट्रल दिखते हैं, काफी अच्छे होते हैं विचार। एक दो जगह काफी बाइज्ड दिखने लग गए हैं आजकल, है ना। कि इस मामले में इनका एक पर्टिकुलर तर्क है कि ये होना चाहिए, ये ठीक है ना। बट धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे और मेच्योर हो जाओगे और 10 साल आगे हो चले जाओगे, तब आपको ये पता लगेगा कि जो थॉट प्रोसेस आपका है ना, ये और ज्यादा अभी ऑल्टर होना जरूरी है। ऑल्टर हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये भी एक पॉइंट हो सकता था। ठीक है, आई होप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये थे 4 आर्टिकल जो हमें यहां पर डिस्कस करने थे। ठीक है,
तो नादान बालक है, तो थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है समय के साथ, इधर भी और उधर भी, किसी एक पक्ष में घुसना ठीक नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा है तो आइए इस चीज पर चर्चा भी कर सकते हैं, आई एम ओपन, है ना, कि भाई मैं इस चीज पर बात करने के लिए रेडी भी हूं, है ना। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू। और किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, थैंक यू।